जय हिंद। यूपी टेट 2025 के इस फ्री प्रैक्टिस बैच में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज हम यूपी टेट के लिए ईवीएस की क्लास लेकर आए हैं आपके समझ। जी हाँ दोस्तों, आज के इस क्लास में हम 2018 में जितने भी प्रश्न यूपी टेट के पेपर में पूछे गए थे उनको आज इस क्लास में देखने वाले हैं। पूरा विस्तार से देखेंगे और ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हमें हर हाल में लगा के जाना है। क्यों हम बोल रहे हैं? क्योंकि 2021 में जो पेपर हुआ था ना, वो 2017 या 16 का पेपर सेम टू सेम पूछ लिया गया था। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप देखिए एक बार, ठीक है। जब 2021 का पेपर आयोग ने जब पहली बार 2020 में पेपर हुआ तो उस समय कैंसिल हो गया था, आपको भी पता होगा, पेपर लीक हुआ था। लेकिन जब जनवरी 2026 में 2021 माफ़ी चाहेंगे जनवरी 2021 में जब उसका पेपर दोबारा कराया गया, पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर ही उठाकर उसमें रख दिया गया था। एक बार आप जरूर 2011 से 2021 तक की प्रीवियस ईयर को हल करेंगे, आप जरूर देखेंगे कि वहाँ पर सबसे अधिक रिपीट किया गया था। लगभग 110 प्रश्न 2021 में प्रीवियस ईयर से ही पूछे गए थे, ठीक है। इसलिए प्रीवियस ईयर को हम जरूर लगाने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। 2018 में आए हुए प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, प्रश्न तो सरल लग रहा होगा लेकिन जिस दिन आप पेपर देने बैठेंगे उस दिन आपको प्रश्न टफ लगेगा। चलिए लेट ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाते हैं, 5 दिसंबर को, 5 जून को, 5 मई को। तो पर्यावरण दिवस सबसे पहले जान जाइए क्यों मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण के लिए स्टॉकहोम में एक सम्मेलन हुआ था। अगर बात करें यह सम्मेलन कब हुआ था, अगर आपसे पूछा जा सकता है तो 5 जून को हुआ था। 5 जून को कब? 1972 में, ठीक है। स्टॉकहोम में 5 जून 1972 में विश्व पर्यावरण संरक्षण के लिए एक सम्मेलन किया गया था और इसी सम्मेलन में यह निर्णय किया गया कि हर वर्ष 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा सही, क्योंकि पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि एम.एस. स्वामीनाथन एक क्या थे? पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक थे या पक्षी वैज्ञानिक थे या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता होना चाहिए कि इनको भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अब आप समझ गए, एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इन्हें भारत सरकार के द्वारा कई पुरस्कार भी मिले, जैसे इनको पद्म श्री भी दिया गया, पद्म विभूषण भी दिया गया था, पद्म भूषण भी दिया गया था, ठीक है। तो अनेक साहित्य पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया था। और ये कौन थे? ये थे भारतीय कृषि वैज्ञानिक, ठीक है। इतना याद करिएगा, एम.एस. स्वामीनाथन को ही भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ध्यान से, अगर आप यूपी टेट में इस बार बैठने वाले हैं तो ध्यान दीजिए, अभी से पेपर में टाइम है भले, लेकिन आज अगर आपने जो पढ़ लिया वह आपके पेपर में काम आएगा। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? मैं खुद यूपी टेट पास हूँ, ठीक है। यूपी टेट, सी टेट, रीट जैसी परीक्षाओं को एक ही वर्ष पास किया था, तो आप भी पास कर सकते हैं। लेकिन प्रीवियस ईयर को जरूर आप लगाइएगा, तभी किसी भी परीक्षा को पास करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है। सबसे पहले हमें उन्हें प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हल करना चाहिए और समझना चाहिए कि किस टॉपिक से सबसे अधिक प्रश्न आते हैं, ठीक है। आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो हम आपको डेली कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे हिंदी की क्लासेज हो रही हैं हमारे चैनल पर, अगर आपने हमारी क्लासेज नहीं देखी तो वहाँ पर देखिए, ठीक है। और प्रीवियस ईयर की श्रृंखला को भी हम साथ साथ में लेके चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? आराम से प्रश्न पढ़ेंगे, आप उत्तर बताइए। चले, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली में है, अहमदाबाद में है, गुजरात में है या देहरादून में है? तो जल्दी से बताइए। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट इंडिया, जिसे आप WII कहते हैं, वह कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा देहरादून। देहरादून का किस राज्य में है? तो देहरादून है उत्तराखंड राज्य में, ठीक है। देहरादून जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? ए ऑप्शन कर रहा है हीलियम, बी ऑप्शन कर रहा है नाइट्रोजन, सी ऑप्शन कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और डी ऑप्शन कर रहा है ऑक्सीजन। हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। चलिए
अगर बात करें प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो हरे पौधे वातावरण से क्या सोख लेते हैं, तो वो सोखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। यह पेड़ पौधों में भोजन उत्पादन की जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है, आपको भी पता होगा, जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश में पर्णरहीम, जिसे आप क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल के संयोग से कार्बोहाइड्रेट एवं ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और जिससे वो अपना भोजन बनाते हैं। तो इसलिए हमारा जो यहाँ पर उत्तर होगा क्या हो जाएगा सही? चलिए बताइए। बिल्कुल सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ईबीएस के अंतर्गत ना आपको कई प्रश्न पॉलिटी के भी मिलेंगे, जैसे आप संविधान कहते हैं, संविधान के कई प्रश्न यूपी टेट में पूछे जाते हैं और कुछ प्रश्न यूपी जीके के भी आते हैं। अभी हम आपको सिलेबस बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है, क्या कहेंगे? मृतक भक्षी कहेंगे, मांस भक्षी कहेंगे, या शाक भक्षी कहेंगे, या रसायन भक्षी कहेंगे? जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर बता दीजिए कि अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाएगा। चलिए बिल्कुल सही, जो अपशिष्ट उत्पादों को खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम मृतक भक्षी कहते हैं। यहाँ पर हमारा उत्तर ए सही हो जाएगा। याद कर लीजिए प्रीवियस ईयर, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आए हैं। यकीन ना हो तो आप एक बार प्रीवियस ईयर को हल करिए। हमने आपको पहले ही बताया कि 2021 का जो पेपर हुआ था जनवरी में, उसमें पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर ही पूछा गया था। 110 प्लस प्रश्नों को रखा गया था। एक बार देखिए आप प्रीवियस ईयर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। इसलिए हम सिर्फ प्रश्न और उत्तर बता रहे हैं ताकि आप लोग याद कर लीजिए, रट लीजिए इन प्रश्नों को, ठीक है। चलिए देखते हैं, करा कि तप्त भौम जल किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, या भूतापीय ऊर्जा, या नाभिकीय ऊर्जा? चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए जल्दी से कमेंट करिए, तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो तप्त भौम जल से कौन सी ऊर्जा? तो भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए प्रश्न एकदम नया है, अभी तक शायद आप यह प्रश्न नहीं पाए होंगे। अगर आपने प्रीवियस ईयर हल किया होगा तभी आपको यह प्रश्न मिला होगा, ठीक है। प्रश्न को देखिए, कह रहा है कि 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो जल्दी से बताइए कि 16 घास स्थल कहाँ पर पाए जाते हैं? ए ऑप्शन कह रहा है पश्चिमी घाट, बी ऑप्शन कह रहा है पूर्वी घाट, सी ऑप्शन कह रहा है हिमालय, और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए कि 16 घास स्थल कहाँ पर पाए जाते हैं, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, 16 घास स्थल जितने भी लोगों ने पश्चिमी घाट बताया उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पश्चिमी घाट जैसे केरल वाले साइड को हम पश्चिमी घाट कहते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हमारा उत्तर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? आप जल्दी से कमेंट करिए, ठीक है। और मिनी माता रोग की बात करें सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? तो सबसे पहले मिनी माता रोग जो है वो हुआ था जापान में। थोड़ा थोड़ा आप जानते रहिएगा, ठीक है। सबसे पहले यह रोग जापान में हुआ था। जापान की एक मछली थी जिसका नाम क्या था, कमेंट करिए। चलिए यह कहाँ पर मछली मिलती थी जापान में? तो मिनी माता खाड़ी थी, वहाँ पर मिलते थे। और ऐसी मछलियों को खाने से क्या होता था बताइए? मिनी माता रोग होता था, और जिसमें पारा की अधिकता होती है, ठीक है। जिसमें पारा अधिक मात्रा में पाया जाता है उसे खाने से ही मिनी माता रोग होता है। आप लोगों में जितने भी लोग होंगे मछली का सेवन करते हो उनसे निवेदन करेंगे आप शाकाहारी पर ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है। चलिए फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए और हमारे साथ अभी से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री प्रैक्टिस बैच प्रोवाइड किया जा रहा है हमारे द्वारा, जिसमें हम आपको हिंदी, ईवीएस, संस्कृत और पर्यावरण, ईवीएस तो मैंने बता दिया, बाल विकास और जितने भी एसएसटी के सब्जेक्ट होंगे हम आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिस बैच के अंतर्गत प्रैक्टिस के द्वारा तैयारी कराएंगे निःशुल्क में, ठीक है। चलें आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारे पिछले क्लासेज को नहीं देखे तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर सारी क्लासेज देखिए।
अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है। आपको तो पता होना चाहिए ना कि ओजोन परत की जो ह्रास है कहाँ पर अधिक हुई है। ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, आपको भी पता होगा। ठीक है, ओजोन परत हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप जानते रहिएगा। ठीक है, चलिए, कहाँ पर अधिकतम ह्रास हुआ बात करें तो उत्तरी ध्रुव पर हुआ, दक्षिणी ध्रुव पर, या भूमध्य रेखा पर, या इनमें से कोई नहीं। आप लोग जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर बताइए कि कहाँ पर सबसे अधिक हुआ है ह्रास ओजोन परत का। चलिए, बिल्कुल सही। अगर बात करें ओजोन परत का जो ह्रास सबसे अधिक हुआ है, कहाँ पर हुआ है, जल्दी बताइए। अंटार्कटिका पर। यहाँ पर अंटार्कटिका ना देकर क्या दे दिया गया, तो दक्षिणी ध्रुव दे दिया गया। आपके ऑप्शन में अंटार्कटिका भी हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन में अंटार्कटिका भी रहे तो वहाँ पर भी आपको क्या टिक कर देना है, अंटार्कटिका को। ठीक, लेकिन अंटार्कटिका ना रहे तो दक्षिणी ध्रुव रहे तो वहाँ पर आप दक्षिणी ध्रुव मारिएगा, दोनों ऑप्शन सही होंगे। इस प्रश्न का हमारा उत्तर जो होगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, ये आया पॉलिटी का प्रश्न, जिसे आप संविधान कहते हैं। मैंने बताया ना, यूपी टेट के ईवीएस के पेपर में संविधान के प्रश्न अच्छे खासे पूछे जाते हैं। अभी हम दिखाएंगे कि 2018 में कितने प्रश्न पूछे गए थे संविधान से। तो बने रहिएगा, पूरी क्लास को जरूर देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था। बताइए, पतंजलि शास्त्री थे, महाजन चंद्र थे, या हीरालाल जे कानिया थे, या इनमें से कोई नहीं। कौन था भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश, आप जल्दी से कमेंट करिए। चलिए, अगर बात करें भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश तो हीरालाल जे कानिया होंगे। हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। ए ऑप्शन कह रहा है नदियों में प्रदूषण, बी ऑप्शन कह रहा है घटता भूगर्भ जल स्तर, सी ऑप्शन कह रहा है विलुप्त के करीब जीव, और डी ऑप्शन कह रहा है वायु प्रदूषण। चलें, बताइए क्या हमारा उत्तर यहाँ पर सही होगा। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेड डाटा बुक से कई प्रश्न यूपी टेट में पूछे गए हैं। तो बात करें रेड डाटा बुक की, तो ऐसी सूची जारी करता है जो विलुप्त के करीब जीव हैं, मतलब जिनकी अब इस धरती पर से लगभग संख्या खत्म होने के करीब आ चुकी है। तो इससे संबंधित है, तो यहाँ पर हमारा विलुप्त के करीब जीव, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, ये रहा अगला प्रश्न जो कि फिर से संविधान से पूछा गया है। बात करेंगे, प्रश्न में कहा जा रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। तो लोकसभा में एक अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। तो बताइए किसके द्वारा बुलाया जाता है संयुक्त बैठक। क्या राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, संसद के द्वारा, या राज्यसभा के सभापति के द्वारा, आप जल्दी से कमेंट करिए। चलिए, अगर बात करें संयुक्त बैठक का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद नंबर है 108। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद नंबर 108 में ही संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। अगर बात करें संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है, आहूत कौन करता है, तो करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा संयुक्त अधिवेशन को कभी भी बुलाया जा सकता है, और संयुक्त अधिवेशन का जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 108 में किया गया है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन राष्ट्रपति महोदय सही हो जाएंगे। और आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए, कह रहा है कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध है, किससे संबंध है। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, शहरी स्थानीय स्वशासन से, और राष्ट्रपति की शक्तियों से, और संसद की शक्तियों से। तो जल्दी से बता दीजिए कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध इनमें से किससे है। चले, नहीं, हम रैपिड फायर तरीके से प्रोवाइड करें, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कम समय में आपको डेली इस प्रकार के प्रीवियस ईयर को समाप्त किया जाए, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा पढ़ाना है। अगर आप हल्के में ले रहे हैं यूपी टेट की परीक्षा को, तो आप गलती कर रहे हैं। ठीक है, यूपी टेट की परीक्षा निकालना बहुत बड़ी बात है। अगर आप अभी से
रेगुलर पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप कभी नहीं निकाल सकते। मुझे जो बोलना है साफ-साफ बोल देते हैं, ठीक है? चलिए फिलहाल बताइए इस प्रश्न का उत्तर 74वें संविधान संशोधन में किसका उल्लेख है? तो 74वें संविधान संशोधन में शहरी स्थानीय स्वशासन का उल्लेख किया गया है। ग्रामीण मत मारिएगा, जितने भी लोग ये मार रहे हैं उनका गलत है। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक? चलें, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा और आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि किस गैस की वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? अब बताइए, कौन सी वह गैस है जो पानी में घुलती है तो पानी अम्लीय हो जाता है? ए ऑप्शन कह रहा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड और बी ऑप्शन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, सी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड और डी ऑप्शन सल्फर डाइऑक्साइड। चलें, बताइए यहाँ पर कमेंट करिए और उत्तर क्या होगा यह हमारा जल्दी से बताइए। चलिए बताते रहिए आप लोग। चलिए, किस गैस की वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? तो वो हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड जब वर्षा के पानी में घुलती है तो यहाँ पर क्या होता है? पानी अम्लीय हो जाता है। ठीक है, चले ठीक चले। नहीं, पंचायती राज का उल्लेख अगर आपसे पूछे, देखिए यहाँ पर मैंने नहीं बताया। देखिए एक बात और समझ जाइए। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि पंचायती राज का संबंध किस अनुच्छेद में किया गया, प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो सबसे पहले अनुच्छेद को पता होना चाहिए। पंचायती राज से संबंधित जो अनुच्छेद होगा वह क्या होगा? अनुच्छेद 40 होता है पंचायती राज से संबंधित। और पंचायती राज का उल्लेख अनुच्छेद 73 में किया गया, आपको यह भी पता होना चाहिए। वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हमारे भारत में लागू है, आप यह भी जानते रहिए। अगर बात करें कौन से भाग में संविधान के उल्लेख किया गया पंचायती राज का, तो वह हो जाएगा भाग 9 में। ठीक है, भाग 9 है पंचायती राज से संबंधित, अनुच्छेद 40 है और संविधान संशोधन है 73वां। ठीक, इतना आप पंचायती राज के बारे में जानते रहेंगे तो यहाँ से प्रश्न एक भी बाहर नहीं जाएगा। मैंने इसका उत्तर बता दिया था, सल्फर डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए, ये सब प्रश्न यूपी टेट की परीक्षा 2018 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। कह रहा है कि भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? ए ऑप्शन कह रहा है अमेरिका से, बी ऑप्शन कह रहा है इंग्लैंड से, सी ऑप्शन कह रहा है स्विट्जरलैंड से और डी ऑप्शन आयरलैंड से। चलिए जल्दी से बताइए कि विधि का शासन कहाँ से लिया गया है, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलें, बिल्कुल सही। आयरलैंड से क्या लिया गया? मूल। मूल क्या लिया गया बताइए? मूल। चलिए आयरलैंड से बताइएगा ज़रूर क्या लिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा, विधि का शासन कहाँ से लिया गया? तो विधि का शासन लिया गया है इंग्लैंड से। ठीक है, अमेरिका से क्या लिया गया है? सब के सब कमेंट करिए, अमेरिका से और आयरलैंड दोनों बताइए तो क्या क्या लिया गया है। तो चलिए बताइए, विधि का शासन तो हमने बता दिया है। ठीक, चलिए बिल्कुल सही। अगर बात करें विधि का शासन इंग्लैंड से लिया गया, इंग्लैंड के संविधान से और क्या-क्या लिया गया? तो संसदीय व्यवस्था ली गई और एकल नागरिकता भी लिया गया था इंग्लैंड से ही, और विधि निर्माण की प्रक्रिया भी लिया गया था इंग्लैंड से, और द्विसदनीय व्यवस्था भी इंग्लैंड से ही लिया गया था। ठीक है, चलें, समझ गए आप लोग? यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। कह रहा है कि लोकसभा चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? आपको पता होगा ये प्रश्न बहुत सिंपल है। अभी बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, आपको भी पता है। तो आप बताइए विधानसभा का कौन जारी करता है? चलिए लोकसभा को छोड़िए, विधानसभा का बता दीजिए, अधिसूचना कौन जारी करता है? चलिए ऑप्शन पर आएँगे अपने प्रश्न पर। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? भारत का निर्वाचन आयोग जारी करेगा, राष्ट्रपति करेगा, गृह मंत्रालय करेगा, लोकसभा सचिवालय करेगा। तो जल्दी से ABCD में उत्तर कौन-सा सही होगा ये कमेंट करके आप बताइए। चलिए जल्दी बताइए, क्या लोकसभा सचिवालय कोई अधिसूचना जारी करता है, वो भी लोकसभा के चुनाव से? बिल्कुल नहीं। लोकसभा देखकर लोकसभा सचिवालय पर टिक मत करिएगा, ठीक है? गृह मंत्रालय तो होगा नहीं, राष्ट्रपति तो कोई अधिसूचना ऐसा चुनाव से संबंधित जारी नहीं करता। तो यहाँ पर हमारा उत्तर सही हो जाएगा क्या? भारत का निर्वाचन आयोग। ठीक है, भारत का निर्वाचन आयोग ही भारत में जो है चुनाव की अधिसूचना जारी करता है।
ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। देखिए कई प्रश्न पॉलिटी के, जिसे आप संविधान बोलते हैं शॉर्टकट में, संविधान से कई प्रश्न यूपी टेट में पूछे जाते हैं ईवीएस के अंतर्गत। तो आपको जब ईवीएस की तैयारी करनी हो ना, तो ईवीएस पढ़िएगा, ईवीएस के साथ साथ संविधान के कुछ सामान्य जानकारियाँ जरूर याद करिएगा, क्योंकि देखिए प्रश्न बहुत हार्ड संविधान से नहीं पूछा जाएगा, हार्ड प्रश्न पूछा जाएगा जो है ईवीएस के पार्ट से। ठीक है, चलिए आएंगे अपने प्रश्न पर, देखते हैं क्या कह रहा है। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? सार्वजनिक काल कहेंगे, या विशेषाधिकार काल कहेंगे, या शून्य काल कहेंगे, या प्रश्न काल कहेंगे? चलिए बताइए कौन सा यहाँ पर उत्तर हमारा सही होगा। बिल्कुल सही, हमारा उत्तर जो लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहेंगे क्या? चलिए बताइए क्या कहेंगे। बिल्कुल सही, प्रश्न काल कहते हैं, हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि वर्षा जल संग्रहण क्या है? वर्षा जल संग्रहण क्या है? ए ऑप्शन कह रहा है प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण, बी ऑप्शन कह रहा है वर्षा जल का जमाव और भंडारण, सी ऑप्शन कह रहा है पानी का वितरण, डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि वर्षा जल संग्रहण क्या है। चलिए बताइए। चलिए वर्षा जल संग्रहण की बात करें इस प्रश्न का उत्तर, तो वर्षा जल का जमाव और भंडारण यही वर्षा जल संग्रह है। हमारा इस प्रश्न का उत्तर जो निकलेगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है आप बताइए। ए ऑप्शन का रहा है जिम कार्बेट नेशनल पार्क, बी ऑप्शन का रहा है काजीरंगा नेशनल पार्क, सी ऑप्शन का रहा है बांदीपुरा नेशनल पार्क, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बांदीपुर कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है, आप यह जानते रहिएगा। ठीक है, बांदीपुर कर्नाटक में है, जिम कार्बेट उत्तराखंड में है। ठीक है, जिम कार्बेट उत्तराखंड में है। काजीरंगा कहाँ पर है बताइए। चलिए बताइए काजीरंगा बिल्कुल सही। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा काजीरंगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? आप जरूर कमेंट करके बताइए। चलिए देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं। बांदीपुर जानते रहिएगा कर्नाटक में है, और जिम कार्बेट नेशनल पार्क यूके मतलब उत्तराखंड में है। ठीक है, ये दो याद कर लीजिए, साथ में बताइए कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है? देखिए इसका मतलब ये हुआ कि चारों ऑप्शनों में दिए गए जो हैं उसमें से बताइए कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जो सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है। चलिए बताइए। उत्तर बिल्कुल सही, कार्बन डाइऑक्साइड, हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए, एक बार अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि यूपी टेट पहली बार में आपको पास करना है तो कहीं ना कहीं तो पढ़ना पड़ेगा। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो आप हमारे साथ डेली जुड़कर फ्री क्लासेज के द्वारा तैयारी करिए, क्योंकि हमारी जो एक ही सिद्धांत है साफ साफ की फ्री और प्रैक्टिस बैच आपको प्रोवाइड किया जाए सभी सब्जेक्टों का, सीडीपी, ईवीएस, हिंदी, संस्कृत, और जो है क्या एसएसटी, इन सारी की सारी सब्जेक्टों को हम फ्री में प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करेंगे अभी से लेकर परीक्षा तक। ठीक है, तो आप लोगों को जुड़ना है हमारे साथ तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करना है, यहाँ पर कुछ पैसा नहीं लगता, सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, तुरंत आपको हमारे साथ जोड़ दिया जाएगा, और यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन हर क्लास को भेजता रहेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? ये तो सिंपल है, कैरोटीन के कारण बिल्कुल नहीं, लाइकोपीन के कारण बिल्कुल नहीं, क्लोरोफिल के कारण बताइए, और इनमें से कोई नहीं। अगर बात करें कैरोटीन, कैरोटीन किस में पाया जाता है? तो गाजर में पाया जाता है कैरोटीन, जिससे गाजर का रंग नारंगी होता है, जिस प्रकार का गाजर का रंग होता है इसी के कारण होता है। लाइकोपीन किस में पाया जाता है? तो लाइकोपीन पाया जाता है टमाटर में। ठीक है, लाइकोपीन टमाटर में पाया जाता है, और जो हरे पौधों में पाया जाता है वो है क्लोरोफिल। ठीक,
हरे पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है जिससे इनकी पत्तियां हरी बनी रहती हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा सी ऑप्शन सही। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है कि मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। ए ऑप्शन कर रहे हैं वनों को जलाना, बी ऑप्शन कर रहा है कृषि क्रियाकलाप, सी ऑप्शन कर रहा है एयरोसोल का उपयोग। चलिए का उपयोग और उपरोक्त सभी। जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। चलिए एरोसेल कैन होगा, ठीक है कैन हो जाएगा। चलिए आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो निकलेगा उपरोक्त सही होगा, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न। ये प्रश्न बहुत सिंपल है, आपके घरों में यह यूज किया जाता है, आपको अब उत्तर दे देना चाहिए इस प्रश्न का। चलिए बताइए। कह रहा है कि जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है। कौन सा नाम है वह बताइए। क्या तुलसी है, धनिया है, मेथी है, इनमें से कोई नहीं। तो वैसे तो देखा जाए सभी भारतीय घरों में इन तीनों चीज़ों का उपयोग किया जाता है खाने में, ठीक है। यहाँ पर जो लेकिन हमारा उत्तर होगा वो हो जाएगा तुलसी। तुलसी बहुत लोग उपयोग करते हैं कई कामों में, ठीक है। तो आपके लिए यह इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि इसे भारत की पवित्र जड़ी बूटी भी कहा जाता है, जो आसानी से हर घर में मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न देखेंगे क्या कर रहा है। देखिए इस प्रश्न में कई लोग जब 2018 में यूपी टेट का पेपर हुआ था ना, उस बार कई लोग इस प्रश्न का गलत कर दिए। लगभग 80% लोगों ने यह प्रश्न उस समय गलत कर दिया था। क्यों? आप प्रश्न आराम से पढ़ेंगे और ऑप्शन आराम से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से लोगों ने उस समय इस प्रश्न पर आपत्तियां दर्ज कराए थे और गलत खुद किए थे, ठीक है। चलिए देखेंगे। कह रहा है कि पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं। अब तो आप चकमा खुद खा जाएंगे अगर आप लोग जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं इसका उत्तर जरूर बताइए। चले पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहेंगे। क्या पीने योग्य पानी कहेंगे, आशुद्ध जल कहेंगे, या ताज़ा जल कहेंगे, या नल का पानी कहेंगे। चलिए बताइए उत्तर क्या होगा। चलिए जल्दी कमेंट करिए। अगर बात करें पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहेंगे तो उत्तर हो जाएगा पीने योग्य पानी। हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नल का पानी नहीं होगा, ताज़ा पानी। उस समय जब पेपर हुआ तो ताज़ा पानी लगभग 90% लोगों ने ताज़ा पानी को ही टिक किया था सी ऑप्शन पर। लेकिन ऐसा हमारा आयोग नहीं माना। आयोग ने जो उत्तर माना था वो था पीने योग्य पानी। ए ऑप्शन सही मान लिया था, ठीक। तो आज की क्लास में बस हमने इतना ही प्रश्न लिया था। यूपी टेट एक प्रश्न और है। चलिए एक प्रश्न और माफ़ी चाहेंगे क्योंकि यूपी टेट के पेपर में हर सब्जेक्ट से आपको 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। चलिए आज का आखिरी प्रश्न होगा। कह रहा है कि वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी में निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी। तो आपको पता होगा भोपाल में एक मानव त्रासदी हुई थी, एक प्रकार से कहें। वह कब हुई थी तो 1984 में हुई थी। और कौन सी गैस थी जिसके कारण यह त्रासदी हुई वह आप बताइए। तो उत्तर आप डायरेक्ट सुन लीजिए, इसे याद कर लीजिए क्योंकि यह परीक्षा में बार बार पूछा जा रहा है। किसी भी परीक्षा में आप बैठेंगे तो वहाँ पर यह पूछा जा रहा है, ठीक है। उत्तर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक। बिल्कुल सही, ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलें आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे क्योंकि यहाँ पर 30 प्रश्न यूपी टेट 2018 के समाप्त हो गए क्योंकि यहाँ पर ईवीएस आज हम करा रहे थे आपको। तो आपको प्रीवियस ईयर की श्रृंखला सभी सब्जेक्टों की हम आपको प्रोवाइड करेंगे और साथ में 2011 से लेकर 2021 तक के जितने भी पेपर हुए हैं सबको, ठीक है। आप हमारे साथ जुड़ना है आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस बार यूपी टेट में आप चाहे पहले पास हुए हों या ना हो लेकिन कम से कम 110 नंबर लाना है, ठीक है। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ आप लोग हमारे साथ जुड़कर तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, साथ में अपने तरफ से भी फुल एफर्ट लगाए होंगे जिससे इस बार आपका रिजल्ट रुके नहीं, ठीक है।
तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।